तो हम एक बुक को रिव्यू करने वाले हैं, जिस बुक का नाम है 100 Proofs That Earth Is Not a Globe। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक किताब के बारे में, जिस किताब का नाम है 100 सबूत कि पृथ्वी ग्लोब नहीं है। पहले नंबर का जो सबूत है वो क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो का टाइटल था हॉराइजन राइजेस टू द आई लेवल। उस वीडियो के अंदर हमने एक्सपेरिमेंटल प्रमाण देकर ये आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था कि गेंद के ऊपर जब हम कैमरा को ऊंचा उठाते हैं तो गेंद का जो हॉराइजन होता है वो नीचे ड्रॉप करना चालू कर देता है। दूसरी तरफ जब एक फ्लैट प्लेन सरफेस के ऊपर हम कैमरा को ऊपर उठाते हैं तो उस फ्लैट सरफेस का जो हॉराइजन होता है वो कैमरा के साथ राइज करना चालू कर देता है। तो इस चीज के ऊपर हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आपको विस्तार से जानना है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जब भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं पानी की सतह के ऊपर, तो वो सभी एक्सपेरिमेंट्स ने यही सिद्ध किया है कि जो पानी की सतह है वो लेवल है। और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट का नाम है लेजर एक्सपेरिमेंट। तो आप अगर YouTube के ऊपर डालेंगे द ग्रेटेस्ट लेजर एक्सपेरिमेंट इन हिस्ट्री बाय एफी कोर, तो आपको वह एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। तो पृथ्वी अगर ग्लोब होती तो उसका जो पानी की जो उस पर जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन वाटर बॉडीज की जो सतह है वो कर्व्ड होनी चाहिए थी। लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमने करे हैं अभी तक पानी की सतह के ऊपर, वे सभी एक्सपेरिमेंट्स यही दर्शाते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है, पानी की जो सतह है वो लेवल है। उसमें से पहला एक्सपेरिमेंट है लेजर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने पानी की सतह के ऊपर पानी की सतह के पैरेलल समानांतर लेजर छोड़ी और कई किलोमीटर दूर जाके हमने वो जब लेजर डिटेक्ट की तो हमने ये पाया कि जितनी ऊंचाई लेजर स्रोत की पानी सतह से थी, जहां से लेजर छूटी थी, लगभग लगभग उसी ऊंचाई पर जब हमने लेजर को डिटेक्ट किया तो पानी की सतह से उसकी ऊंचाई भी उतनी ही थी। जबकि पृथ्वी अगर एक ग्लोब होती तो लेजर कई मीटर ऊंचे सिर के ऊपर से निकल जानी चाहिए थी, जो कि ऑब्जर्व करने में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जब हमने लेजर एक्सपेरिमेंट किया तो उसने भी यह सिद्ध किया कि पृथ्वी की जो सतह है वो लेवल है। उसी के साथ जब हम किसी शिप को जो कि तथाकथित पानी के कर्व के पीछे छुप गया होता है, यानी कि मेन स्ट्रीम साइंस क्या बोलता है कि हम समुद्र के किनारे पर खड़े हुए हैं और शिप हमसे दूर जा रहा है, तो वो शिप हमें दिखना इसलिए बंद होता चला जाता है और एक समय बाद पूर्ण रूप से दिखना इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि वह शिप पानी की जो कर्व है, पानी का जो कर्वेचर है, क्योंकि पृथ्वी कर्व है तो उसके ऊपर जो पानी है वो भी कर्व है, तो उस कर्वेचर के पीछे छुप जाता है नीचे, ऐसा उनका दावा रहता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वही शिप जो कि उनके दावे के अनुसार पानी के कर्व के पीछे छुप चुका था, उस शिप को जब हम कैमरा से जूम करके देखते हैं तो दोबारा से दिखना चालू हो जाता है। अगर वह वास्तव में किसी फिजिकल कर्व के पीछे छुप गया होता तो कितना भी कैमरा से जूम करने पर किसी भी कीमत पर वह हमें दिखाई नहीं देना चाहिए था। लेकिन इसके विपरीत कैमरा से जूम करने पर वह शिप हमें फिर से दिखाई देना चालू कर देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी सिद्ध होता है कि जो पानी की सतह है वो समतल है, स्ट्रेट है, उसमें कोई भी कर्वेचर नहीं है, और इसी चीज को बोला जाता है ब्लैक स्वान आर्ग्यूमेंट। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जब भी किसी कंस्ट्रक्शन कार्य किया जाता है, चाहे तो रेलवे की पटरियां बिछाई जाएं, टनल्स बनाई जाएं,
कैनाल्स बनाई जाएं, जो कैनाल्स जिनमें पानी भरा रहता है और एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ने वाली, एक झील को दूसरे झील से जोड़ने वाली, या एक नदी को समुद्र से जोड़ने वाली, ये जो कैनाल्स होती हैं इनका कंस्ट्रक्शन किया जाए। भले ही रेलवे की पटरियां बिछाई जाएं, मतलब जिस भी प्रकार का कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन किया जाए, उन सभी कंस्ट्रक्शंस में स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी, तनिक भी पृथ्वी के कर्वेचर को, पृथ्वी के मुड़ाव को, अगर वैसा है, अगर पृथ्वी मुड़ाव है तो उस मुड़ाव को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया जाता है जब भी कोई वास्तविक कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि आपको कुछ भी वास्तविक कार्य करना है, चाहे तो आपको सेलेस्टियल नेविगेशन करना है, उसमें आपको पृथ्वी को फ्लैट मान के चलना है, आपको एरोप्लेन उड़ाना है तो पायलट्स को ये बताया जाता है कि जब आप प्लेन उड़ा रहे हो तो आपको कंसीडर करना है पृथ्वी को सपाट और स्थिर। उस कार्य में भी पृथ्वी को समतल माना जाता है, सपाट माना जाता है, स्थिर माना जाता है। यानी कि वास्तविक आप कोई भी प्रैक्टिकल जब कुछ कार्य कर रहे हैं तो उन सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए पृथ्वी को फ्लैट ही माना जाता है, स्टेशनरी ही माना जाता है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि सैकड़ों मील लंबी नदियां रहती हैं, उनमें सैकड़ों मील दूर भी अगर हम उनके लेवल में देखें कितना ड्रॉप आया, यानी कि नदी जहां से चली थी वहां उस स्थान पर समुद्र तल से उसकी जो ऊंचाई थी और सैकड़ों मील तक बहने के बाद भी समुद्र तल से जो उसकी ऊंचाई है वो लगभग सेम रहती है, सिर्फ 1 फुट 1 आध फुट का अंतर आता है। अब वो 1 आध फुट का अंतर तो जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा, क्योंकि तभी तो नदी बह रही है नीचाई की तरफ। अगर सेम होता तो नदी उस तरफ जाती ही क्यों। तो इसका उदाहरण क्या है, जिस प्रकार से नील रिवर है, नील नदी है, ये 1000 मील तक बहने के बाद भी सिर्फ 1 फुट ड्रॉप आता है इसमें। और जबकि अगर पृथ्वी गेंदाकार होती तो उसमें कई 100 फुट का ड्रॉप देखने को आना चाहिए था, कई 100 फुट का ड्रॉप देखने को आना चाहिए था। क्योंकि ड्रॉप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 8 इंचेस पर माइल स्क्वायर्ड वाले फॉर्मूले से। तो उसमें आप 8 इंच इंटू 1000 का स्क्वायर कर दो, समझ गए, उसका 1000 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 10 लाख गुणा 8, 80 लाख इंच का ड्रॉप आपको देखने को मिलना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो इससे भी समझ में आता है कि हमारी पृथ्वी में कोई भी मुड़ाव या कर्वेचर मौजूद नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पांचवा जो सबूत है वो क्या है, वो लाइट हाउसेस को लेकर है। यानी कि सी के किनारे जो लाइट हाउस होते हैं, या समुद्र के किनारे या सी के किनारे जो लाइट हाउस होते हैं, वो लाइट हाउस उतनी अधिक दूरी से नजर आते हैं जो पृथ्वी का तथाकथित कर्वेचर बताया जाता है, पृथ्वी का जो हमें कर्वेचर बताया जाता है, उस कर्वेचर के हिसाब से वो लाइट हाउस हमें किसी भी कीमत पर उतनी दूरी से नजर नहीं आना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी वो लाइट हाउस हमें नजर आता है उतनी दूरी से। जबकि उतनी दूरी पर अगर हम अर्थ कर्व कैलकुलेटर, आप गूगल पर जा सकते हैं और आप टाइप करना अर्थ कर्व कैलकुलेटर, तो उस कैलकुलेटर में आप जो भी डिस्टेंस डालोगे, दूरी डालोगे, तो उस दूरी में कितना कर्वेचर मिलना चाहिए, कितना ड्रॉप मिलना चाहिए, वो आपको तुरंत बता देगा वो। तो वो कैलकुलेटर किस फॉर्मूले के आधार पर है, इसी स्फेरिकल ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला है कर्वेचर का, पाइथागोरियन ज्योमेट्री फॉर स्फेरिकल सरफेस, जिसे हम कहते हैं कर्वेचर बराबर 8 इंचेस पर माइल स्क्वायर्ड, तो उसी के आधार पर वह कैलकुलेटर निर्मित है।
तो उस कैलकुलेटर के अंदर गूगल क्रोम पे जब आप टाइप करेंगे अर्थ कर्व कैलकुलेटर, तो उसमें आप कोई भी दूरी डालोगे तो उस दूरी में कितना कर्व आना चाहिए वो आपको बता देगा। तो इस प्रकार से जो लाइट हाउस होते हैं, उन लाइट हाउस में वो लाइट हाउस उतनी अधिक दूरी से नजर आते हैं कि उतनी दूरी पर तो वो लाइट हाउस कर्वेचर के नीचे छुपा होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे जो लाइट है वो हमें नजर आती है। तो ये भी एक और सबूत है। सी लेवल बोला जाता है, सी लेवल, क्योंकि लेवल का मतलब क्या होता है? प्लेन, फ्लैट। लेवल इज अनदर वर्ड फॉर फ्लैट, फॉर प्लेन सरफेस। तो इसीलिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो सी लेवल प्रयोग किया जाता है, ना कि सी कर्व। चलते हैं छठवें पॉइंट की तरफ। तो जब हम समुद्र किनारे खड़े होते हैं और एक शिप को देख रहे होते हैं, या तो खुद से दूर जाता हुआ या हमारे पास आता हुआ, तो होता क्या है? कोई वस्तु जब हमसे दूर जाती है तो उस वस्तु का जो साइज है वो छोटा होता चला जाता है। उस वस्तु का साइज क्या होता है? छोटा होता चला जाता है। अब आप ऐसे समझिए कि ये प्लेन सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस के ऊपर वस्तु का साइज छोटा होता जा रहा है। प्लेन सरफेस के ऊपर इसका साइज फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे पीछे जाएगी इसका साइज कम होता जाएगा, 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 कम होता जाएगा। और जब ये कम होता जाएगा, साइज कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमसे दूर जा रही है वस्तु। तो जब साइज हर तरफ से कम होता है तो ऊपर से भी कम होगा। तो जब ऊपर से भी कम होता है तो ऐसा आभास होता है कि वो वस्तु नीचे जा रही है, वो नीचे छुप रही है, लेकिन सिर्फ उस वस्तु का साइज कम हो रहा है, छोटा हो रहा है। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? कि केवल उस वस्तु का साइज कम हो रहा है, ना कि वो वस्तु नीचे जा रही है। इस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे कर सकते हैं? एक फ्लैट टेबल लें, आप एक फ्लैट सरफेस ले लें और उसमें कैमरा लगा दें। उसके सरफेस के ऊपर आप कैमरा रख दें, रिकॉर्डिंग ऑन कर दें, और एक वस्तु लें छोटी सी, उस वस्तु को कैमरा के आगे रखें और फिर धीरे 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 करके पीछे तक ले जाएं। तो 2-3 मीटर पीछे तक आप ले जाओगे तो आपको समझ में आएगा उस वस्तु का साइज छोटा होता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो हमें वो ऐसा लग रहा है कि वो अब ऊपर से भी छोटा होगा, साइज तो हर प्रकार से छोटा होगा, तो इसलिए वो ऊपर से भी छोटा होगा। तो ऐसा भ्रम होता है कि वो नीचे जा रहा है। समझ गया आप? तो इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव। हालांकि अभी तक मैंने लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव के बारे में 1-2 शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं, डिटेल में अभी तक वीडियो नहीं बनाया है। फ्यूचर में बना सकता हूँ पूरी पर्सपेक्टिव की ग्रिड को एक्सप्लेन करते हुए कि किस प्रकार से हमारी आंखें किस प्रकार देखती हैं। तो वो जो पर्सपेक्टिव की ग्रिड है उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं एक अलग से वीडियो कभी बनाऊंगा, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वो चीज रिलेटेड है होराइजन राइजेस टू आवर आई लेवल। ये जो पॉइंट है कि होराइजन राइजेस टू आवर आई लेवल, तो इससे भी वो संबंधित है, वो पर्सपेक्टिव की ग्रिड। ये असल में ये जो स्टेटमेंट है कि होराइजन राइजेस टू आवर आई लेवल, ये उसी का एक अंश है, उस पर्सपेक्टिव ग्रिड का ही एक अंश है यह। तो इसको मैं विस्तार से कभी आपको समझाऊंगा एक वीडियो बनाकर। तो जो समुद्र किनारे पर खड़े होने पर या सी के किनारे पर खड़े होने पर क्या देखते हैं हम? वो जो हम देखते हैं कि शिप छोटे से, सिर्फ जैसे हमारे पास आ रहा है तो वो सिर्फ छोटे से बड़ा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जैसी आ रहा है, ना कि वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। उसी प्रकार से जो शिप है जब हमसे दूर जा रहा है तो वो नीचे नहीं जा रहा है, वो सिर्फ छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। अब छोटा तो हर तरफ से होगा तो ऊपर से भी छोटा होगा, तो ऊपर से भी जब छोटा होगा तो हमें ऐसा भ्रम हो सकता है। हालांकि होगा नहीं भ्रम, भ्रम तो इसलिए होता है क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों के अंदर पहले से ही ये बात बता दी गई है कि भाई वो शिप नीचे जा रहा है, तो इसलिए वो हमारे माइंड में स्ट्राइक करती है वो चीज। वो बात हमें नहीं बताई गई होती तो जाहिर सी बात थी कि वो सिर्फ छोटा हो रहा था, छोटा हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था, और एक समय के बाद इतना छोटा हो जाता है कि हमारी आंखें नहीं देख पाती है, हमारे आंखों से ओझल हो जाता है। वो सिर्फ हमसे दूर चला जाता है, ना कि नीचे कहीं जा रहा है, क्योंकि नीचे अगर जाता तो कैमरा से जूम करने पर वापस हम नहीं देख पाते।
लेकिन कैमरा से जूम करने पर हम वापस से शिप को देख पाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वो सिर्फ हमसे दूर जा रहा है, ना कि नीचे जा रहा है। इसी चीज को मतलब लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव बोलते हैं। जैसे हम जब दूर देखते हैं तो हमारी आंखें किस प्रकार से चीजों को कंप्रेस कर देती हैं, उसे ही लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव बोला जाता है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, 7वां पॉइंट। ये उसी से संबंधित है, ठीक है, उसी शिप वाले पॉइंट से संबंधित है। आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। 8वें नंबर के पॉइंट को देखते हैं। तो जितने भी लोग जहाज पर यात्रा करने को जाते हैं, मतलब पानी के जहाज से जो भी कोई यात्रा करने जाता है, उनमें से एक भी जहाज का जो कैप्टन है, जहाज को चलाने वाला एक भी व्यक्ति अपने साथ गेंदाकार पृथ्वी का मॉडल नहीं ले जाता है, ग्लोब नहीं ले जाता है। अगर पृथ्वी वास्तव में ग्लोब होती तो उन्हें अपने साथ एक ग्लोब का मॉडल ले जाना चाहिए था कि भाई मैं कौन से कॉन्टिनेंट में हूं। अब मैं ऐसे नीचे से ऊपर जब शिप को ले जाऊंगा ग्लोब मॉडल में, जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो वो सब कैलकुलेशंस, वो सब अंदाजा लगाने के लिए उसे अपने साथ एक ग्लोब ले जाना चाहिए था। लेकिन कोई भी मैरिनर, कोई भी पानी के जहाज का चालक अपने साथ ग्लोब नहीं ले जाता है। क्या ले जाता है अपने साथ? अपने साथ ग्लीजन्स मैप ले जाता है, अपने साथ फ्लैट अर्थ का मैप ले जाता है। क्यों? क्योंकि दिशा तो वही बताएगा ना, चपटी पृथ्वी का नक्शा, ग्लीजन्स मैप ही तो उसे दिशा बताएगा, उसे एक सटीक आकलन को लगाने में मदद करेगा। तो इसलिए कोई भी ग्लोब को नहीं ले जाता है। तो इससे भी समझ में आता है ग्लोब का कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ एक ही पर्पस है, सजाने के लिए आप उसे रख सकते हैं कहीं पर। इससे ज्यादा कोई भी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए, रियलिटी में आपको कुछ करना है तो आप ग्लोब के हिसाब से करोगे तो जिंदगी में वो काम कभी नहीं कर पाओगे। जितने भी प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, वो अर्थ को फ्लैट कंसीडर करके ही होती हैं, अर्थ को फ्लैट और मोशनलेस कंसीडर करके ही होती हैं। 9वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ, वही बात है जो 8वें पॉइंट में चर्चा की गई है कि जब जहाज के नाविक अपने साथ क्या ले जाता है? चार्ट्स ले जाता है, मैप्स ले जाता है। वो सभी मैप्स और वो सभी चार्ट्स किस पर आधारित होते हैं? चपटी पृथ्वी पर, समतल फ्लैट अर्थ पर, फ्लैट अर्थ के आधारित, फ्लैट अर्थ के जो मैप्स होते हैं, फ्लैट अर्थ के जो चार्ट्स होते हैं, उन्हीं को ले जाता है। तो आपको अगर पानी के जहाज को सेल करना है, चलाना है, तो आपको पृथ्वी को, पानी की सतह को समतल मानना ही पड़ेगा। आपको अगर प्लेन उड़ाना है तब भी आपको अर्थ को स्टेशनरी और फ्लैट मानना ही पड़ेगा। तो पायलट्स को जो मॉड्यूल, यानी कि पायलट्स की जब ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के दौरान जब मॉड्यूल उन्हें पढ़ाया जाता है तो उस मॉड्यूल में लिखा रहता है, उनकी ट्रेनिंग मॉड्यूल में पायलट्स के, कि प्लेन को उड़ाते समय आपको कंसीडर करना है अर्थ को फ्लैट और स्टेशनरी। तो फॉर एवरी प्रैक्टिकल पर्पस, सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा कि पृथ्वी स्थिर है और फ्लैट है। 10वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो फ्लैट अर्थ पे ही काम कर सकता है, क्योंकि जब मैग्नेटिक कंपास को आप प्लेस करोगे, जहां पर जब आप मैग्नेटिक कंपास को प्लेस करोगे तो वो दो दिशा, वो नॉर्थ की दिशा दिखाएगा। तो एक तो नॉर्थ की दिशा दिखा रहा है, उसके विपरीत दिशा दिखा रहा है। तो ग्लोब, अगर गेंद के ऊपर आप कंपास को रखोगे, गेंदाकार पृथ्वी के ऊपर, ग्लोब के ऊपर अगर आप उस कंपास को रखोगे, उस मैग्नेटिक कंपास को रखोगे, तो अगर आप नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हुए उसे ऊपर रखोगे तो उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो तो स्पेस की तरफ डायरेक्टेड होगा, स्पेस की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ। वो साउथ की तरफ डायरेक्टेड नहीं होगा, उसका डायरेक्शन होगा स्पेस की तरफ, क्योंकि वो टेंजेंट बनेगा। उसका डायरेक्शन होगा उस गेंद के ऊपर स्पेस की तरफ, ना कि नीचे साउथ की तरफ। तो जो कंपास है वह भी फ्लैट अर्थ पर ही सही डायरेक्शन बता सकता है। ग्लोब के ऊपर डायरेक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि
अगर आप नॉर्थ की तरफ उसे दिखा रहे हैं तो उसका जो अपोजिट वाला पॉइंट होगा, उस कंपास का जो दूसरा सिरा होगा, वो उसको आप एक्सटेंड करोगे तो वो टेंजेंट बनेगा और वो डायरेक्शन दिखाएगा स्पेस की, ना कि नीचे साउथ की। तो कंपास कैन ओनली वर्क इफ यू कंसीडर अर्थ टू बी फ्लैट। तो ये भी एक और सबूत है फ्लैट अर्थ का, और सबूत है कि पृथ्वी ग्लोब क्यों नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट 11। एज द मेरिनर्स कंपास पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ एंड एट वन टाइम एंड नॉर्थ, ये वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, सेम यही चीज वो बता रहा है कि साउथ वाला जो होगा वो तो अंतरिक्ष की तरफ दर्शाएगा। चलते हैं 12वें पॉइंट की तरफ। जो फ्लैट अर्थ पर का जो सेंटर है वही एक नॉर्थ पोल होता है, उसके आप 180 डिग्री अपोजिट आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे वो सभी साउथ है। जो भी रिम, जैसे थाली अगर आप कंसीडर करें, थाली का जो सेंटर है वही एकमात्र फिक्स्ड है नॉर्थ। रिम की तरफ आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे 180 डिग्री अपोजिट, वे सभी साउथ हैं। जो बाउंड्री है, जो सर्कुलर बाउंड्री है। तो सरकम नेविगेशन अगर आपको करना है तो ईस्ट वेस्ट सरकम नेविगेशन ही आज तक किसी ने करा है। नॉर्थ साउथ सरकम नेविगेशन आज तक की हिस्ट्री के अंदर किसी ने भी नहीं किया है, नॉर्थ साउथ सरकम नेविगेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि पृथ्वी ग्लोब नहीं है। तो मेरिडियन के बारे में पता करते हैं कि मेरिडियन क्या चीज है। मेरिडियन रन्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। Compass points north and south at one and same time, and a meridian is a north and south line. It follows that meridian can be no other than straight line. क्या बात बोली है साहब। तो ग्लोब पृथ्वी के ऊपर जो मेरिडियन है, मेरिडियन का मतलब क्या हुआ कि गेंदाकार पृथ्वी जब है, जब गेंदाकार पृथ्वी हुई तो उस गेंदाकार पृथ्वी में एक नॉर्थ, ऊपर का नॉर्थ पोल होता है, नीचे का साउथ पोल होता है। तो उन दोनों को ग्लोब के ऊपर अगर आप ज्वाइन करोगे तो ऐसी कर्व लाइन बनेगी ना, ऐसा आप उस स्केच से ऐसे लाइन खींचोगे कर्व सरफेस के ऊपर, ऐसे लाइन जोड़ती हुई नॉर्थ और साउथ पोल को। तो ग्लोब के ऊपर जो मेरिडियन होता है वो कर्व्ड लाइन होती है, लेकिन जो कंपास है वो कंपास एक ही बार में नॉर्थ और साउथ दोनों दिखाता है। एक ही पॉइंट पर जो कंपास है हमारा, वो नॉर्थ और साउथ उसी क्षण पर नॉर्थ दिखा रहा है, उसी टाइम पर उसी पॉइंट पर साउथ भी दिखा रहा है अपने अपोजिट में। नॉर्थ के एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट में वो साउथ भी दिखा रहा है। लेकिन वास्तव में अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आप साउथ में पहुंच जाओगे, कंपास को अगर आप फॉलो करोगे साउथ को। तो जो कंपास है वो सिर्फ एक फ्लैट सरफेस पर ही सेंस बनाता है, एक कर्व सरफेस पर नहीं। तो मेरिडियन को वास्तव में एक स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा कंपास के काम करने के लिए, जिससे स्ट्रेट लाइन मतलब अब आपका जो नॉर्थ है और साउथ है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, ना कि ग्लोब की तरह एक कर्व्ड लाइन में। तो इससे समझ में आता है स्ट्रेट लाइन में अगर मेरिडियन हो गई नॉर्थ और साउथ तो पृथ्वी हो गई फ्लैट, पृथ्वी फिर ग्लोब नहीं रह सकती। तो होता क्या है कि जो पृथ्वी अगर गेंदाकार है तो उस पर आप अगर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, यानी कि नॉर्थ ऊपर का नॉर्थ पोल और उसके नॉर्थ पोल को सेंटर मानते हुए सर्कल बनाएंगे, और फिर एक और सर्कल बनाएंगे उसी को सेंटर मानते हुए लेकिन ज्यादा रेडियस का, फिर उसके नीचे एक और सर्कल, ये जो ऊपर जो जिसे हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, इस प्रकार से जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो ग्लोब मॉडल पे क्या होगा कि वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं इक्वेटर तक आते आते तो उनका जो रेडियस है वो बढ़ेगा, लेकिन इक्वेटर के नीचे जाते जाते उनका फिर रेडियस दोबारा से कम होना चाहिए था। लेकिन हकीकत में जब लोग पानी के जहाज को लेकर इक्वेटर से नीचे जाते हैं तो उस कारण से अगर वो ऐसा इस प्रकार का ग्लोब के आधार पर निर्मित चार्ट्स या मैप्स ले जाते हैं तो वो भटक जाते हैं,
उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हकीकत में तो इक्वेटर के नीचे आप जाओगे ग्लोब मॉडल में तो रेडियस कम हो जाना चाहिए था कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, लेकिन हकीकत में फ्लैट सरफेस के ऊपर तो भाई बढ़ेगा रेडियस इक्वेटर से, और आप बड़ा सर्कल लोगे तो बढ़ेगा रेडियस फ्लैट सरफेस के ऊपर। तो अगर हम पृथ्वी को ग्लोब मान के जो जो लोग गए वो भटक गए। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आपको सेफली नेविगेट करना है तो आपको मतलब इसी प्रकार के जो मैप्स हैं, फ्लैट अर्थ मैप्स, फ्लैट अर्थ के चार्ट्स, इसी प्रकार के वास्तव में प्रयोग किए जाते हैं नाविकों द्वारा इस वजह से। तो इसीलिए आज की डेट में भी फ्लैट अर्थ मैप्स का ही प्रयोग किया जाता है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, जो फिर से सिद्ध करता है कि पृथ्वी कोई ग्लोब नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर उसी पॉइंट की बात चल रही है। अगर आपकी पृथ्वी एक ग्लोब है, गेंदाकार है, तो आप जब नीचे की तरफ जाओगे यानी कि साउथ की तरफ आप जाओगे आपके अनुसार, तो आपको फिर से सर्कमनेविगेट करके वापस उसी स्थान पर आ जाना चाहिए था। तो जैसा हमने भी डिस्कस करा था कि नॉर्थ साउथ सर्कमनेविगेशन आज तक की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब आप साउथ में जाओगे तो वहां तो बर्फ की एक बाउंड्री है, तो वहां से आप गायब होकर पीछे वापस से थोड़ी आ जाओगे। तो सर्कमनेविगेशन इसलिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साउथ में आप जाओगे तो बर्फ की बाउंड्री से टकरा जाओगे, तो वापस से आप घूम के कैसे आ पाओगे फिर। तो इस कारण से नॉर्थ साउथ सर्कमनेविगेशन पॉसिबल है ही नहीं। तो ये एक और बहुत बड़ा सबूत है कि पृथ्वी हमारी ग्लोब नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, 16वां पॉइंट, 16वां सबूत। भाई गेंदाकार पृथ्वी के ऊपर तो अगर ऊपर से आप एक नॉर्थ पोल से किसी दूरी पर आप ऐसा चक्कर लगा रहे हैं, नॉर्थ गेंदाकार पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ पोल से किसी दूरी पर, एक पर्टिकुलर दूरी पर आप ऐसे गोल गोल सर्कमनेविगेशन कर रहे हैं, चक्कर लगा के आए और आपने वो डिस्टेंस नापी, उतनी ही दूरी पर नीचे से भी, नीचे के साउथ पोल से भी उतनी ही दूरी पर जब आप चक्कर लगाते हैं तो दोनों का जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए। ग्लोब पृथ्वी के अनुसार दोनों की जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है? प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने को मिलता है कि जो दूरी है नीचे यानी कि साउथ में जो दूरी है वो दुगनी तिगनी है। सदर्न रीजन में जो दूरी है सर्कमनेविगेट करने की वो दुगनी तिगनी है, जो कि कहां पर पॉसिबल है भाई? फ्लैट अर्थ के ऊपर। क्योंकि फ्लैट अर्थ के ऊपर अगर आप सेंटर के पास में चक्कर लगाओगे तो आपको छोटा सा चक्कर लगाना पड़ेगा और आप जल्दी से वापस आ जाओगे, और नॉर्थ के आप दूर चक्कर लगाओगे तो आपको बड़े सर्कल में चक्कर लगाना पड़ेगा, तो वो दूरी दुगनी तिगनी चौगुनी हो सकती है। तो इससे फिर से सिद्ध होता है कि पृथ्वी ग्लोब नहीं है। एक और सबूत ये लीजिए, हो सकता है हम आगे भविष्य में इसके आगे से फिर कंटिन्यू करेंगे आगे के पॉइंट्स पर डिस्कस करने के लिए, देखने के लिए। अभी के लिए इतने रखते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।